नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच उपजे इस असमंजस या जो विभेद है उस पर। पिछले कुछ दिनों से आरएसएस के कई नेता, यहाँ तक कि शुरुआत तो सरसंघचालक भागवत जी ने ही की, उसके बाद से कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर अलग-अलग तरह के आरोप और आक्षेप लगाए। ऑर्गेनाइजर जो कि मुखपत्र है आरएसएस का, उसने तो खुलकर बीजेपी की आलोचना की। अभी आज इंद्रेश कुमार का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिनको अहंकार था कि हमने राम का काम किया है, उनको राम ने 241 पर रोक दिया और जो विरोधी थे, उनको भी उससे नीचे रोक दिया। लल्लू सिंह को लेकर के भी उन्होंने कुछ बयान दिया है। देखिए, लल्लू सिंह का तो ठीक है, लल्लू सिंह ना तो इतने बड़े नेता हैं, ना उनकी बातों का कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को लेकर के, बीजेपी के नेतृत्व को लेकर के इस तरह की बातें कही हैं, और उससे पहले मोहन भागवत ने जिस तरीके की बातें की, ऑर्गेनाइजर ने जिस तरीके का लेख लिखा, तो उससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के मन में कुछ चल रहा था। तो क्या वो कुछ नरेंद्र मोदी को हटाना था? क्या आरएसएस चाहता था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बने, बीजेपी सत्ता के नजदीक तो पहुंचे, लेकिन सत्ता हासिल ना कर पाए? मतलब जो एक गैंग चलता था 2014-2019 में, या जो जिसे क्लब कहा जाता था कि क्लब 180, क्लब 160, जो 2019 में क्लब 220 तक हो गया, तो क्या उसी तरह का कुछ विचार था आरएसएस का? आरएसएस चाहता था कि बीजेपी की सीटें 200 से 225 के बीच में आए, जिससे कि बहुमत जुटाना कठिन हो जाए, और उस स्थिति में नरेंद्र मोदी को हटा करके किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से कटाक्ष किए गए हैं, वो सारे कटाक्ष ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ये पार्टी के खिलाफ नहीं। देखिए, पार्टी तो ऐसा है कि जो आपका नेतृत्व जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा होता है, जो चाह रहा होता है, तो पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में जाकर के उसी तरह की बातें करते हैं। तो क्या ये नरेंद्र मोदी को हटाने का एक प्रकल्प था, प्रयास था? इसको मैंने दोपहर में, मेरे दिमाग में ये चीज आई, तो मैंने आंकड़े खंगाले। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद ऐसा था, तो मैंने आंकड़े खंगालने की कोशिश की। और जब मैंने आंकड़े खंगाले तो ये पाया कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी 2014 और 2019 में बहुत मजबूत हुई थी, जहां पर अगर बीजेपी का बहुत मामूली प्रदर्शन में गिरावट होती, तो शायद बीजेपी 320, 325 सीटें अकेले पार करने की स्थिति में फिर भी आ जाती। जिस तरीके से उड़ीसा में उसने ग्रो किया, जिस तरीके से उसने साउथ में ग्रो किया, और कुछ राज्यों में जिसके और ज्यादा ग्रो करने की संभावना थी। तो जब मैंने आंकड़े देखे, तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश से आप शुरू कीजिए। उत्तर प्रदेश में इस साल बीजेपी को 41.37% वोट मिला, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव से 8.61% कम, यानी 8.5% से ज्यादा वोट घट गया। राजस्थान, जहां पर
बीजेपी पिछली बार लगभग 60% के आसपास वोट पाने में कामयाब रही थी, वहां वो 49% पे आ गई। वहां भी उसका वोट लगभग 10% घटा है, यानी 9.83%। यहां तक कि गुजरात, जहां अभी हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, इतिहास रच दिया था, वहां पर भी बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 1.25% का नुकसान हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जो 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई थी, यानी कि सारी की सारी 26 सीटें जीतने में वो सफल रही थी, वो बीजेपी एक सीट हार गई और 25 सीटें जीत पाई। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक तो वैसे ही महाराष्ट्र की स्थिति खराब थी, वहां पर 4 के बजाय 6 पार्टियां बन चुकी थी जो प्रमुख थी। ऊपर से शिवसेना, जो कि नेचुरल एलाई था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जबरदस्त फ्रैक्शन हुआ, और फ्रैक्शन इतना ज्यादा हुआ कि वो लगभग 60-40 में बढ़ गई, यानी कि 60% वोट जो है वो चला गया उद्धव के साथ में, और लगभग 40% वोट वो चला गया शिंदे के साथ। जब मैं शिवसेना के वोट की बात कर रहा हूँ, तो शिवसेना का जो कुल वोट था उसमें से 60-40 में बंटवारा हो गया। वहां पर भी बीजेपी को लगभग 1.25% का नुकसान हुआ। इस बार बीजेपी को 27.84% वोट मिले, जो कि पिछले चुनाव की अपेक्षा 1.66% कम है। उधर जो शिवसेना का लगभग उसको एक मुश्त 23-24% जो वोट था वो मिल गया था, तो उसमें बंटवारा हो गया। लगभग 12% के आसपास वोट, कुल पड़े वोटों की बात कर रहा हूँ, कि 12% के आसपास जो वोट शिवसेना शिंदे को मिला वो उसको मिल गया, और साथ में जो अजीत पवार की पार्टी थी उसका 3-3.5% के आसपास वोट था, तो वो काफी पीछे रह गई, जबकि पिछले चुनाव में वो लगभग 50% वोट पे थी। मतलब जो गठबंधन था भाजपा और शिवसेना का, वो लगभग 50% के आसपास था, और इस बार घट करके वो मेरे ख्याल से 40-40 के आसपास रह गया, 40-42 पे, तो उसको एक भारी नुकसान हुआ वहां पर। कर्नाटक, जहां पर पिछली बार बीजेपी ने जबरदस्त स्वीप किया था, 28 में से 25 सीटें तो खुद जीत ली थी, एक सीट पर किसी भी निर्दलीय को समर्थन कर दिया था, वो जीत गया था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 28 में से 26 सीटें जीतने में जो बीजेपी कर्नाटक में पिछले लोकसभा चुनाव में सफल हुई थी, वो इस बार 19 सीटों पर आकर अटक गई, यानी कि उसको 7 सीट का सीधा सीधा नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसके वोट प्रतिशत में 5.32% की कमी आई। बिहार, जहां पर बीजेपी की सीटें पिछली बार 17 थी, वो घट के 12 हो गई, यानी कि 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को अकेले हुआ। जेडीयू को भी हुआ, जेडीयू की 16 थी, वो घट के 12 हो गई। वहां पर आप देखिए 3% से ज्यादा का नुकसान हुआ है बीजेपी को अकेले। ये वो राज्य थे, इसमें मैंने पश्चिम बंगाल का नहीं निकाला है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को लगभग मेरे ख्याल से शायद 2.5-3% वोटों का नुकसान हुआ है वहां भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने इसमें नोट नहीं किया। अब आप इसके अगेंस्ट देखिए, इन राज्यों में नुकसान हुआ। अब आप चले जाइए साउथ में, कर्नाटका भी साउथ में है, साउथ में आप देखिए तमिलनाडु, जहां पर बीजेपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई, वहां पर बीजेपी के वोट प्रतिशत में 7.58% की वृद्धि हुई। तेलंगाना, जहां उसकी सीटों की संख्या दोगुनी हो गई, पिछली बार 4 थी, इस बार 8 हो गई, वहां पर उसके वोट प्रतिशत में, अगर पिछले चुनाव में मिले वोट को देखा जाए, तो लगभग 75% की वृद्धि हुई, जो उसको वोट मिला था उसकी तुलना में।
कुल मिलाकर उसको पिछले चुनाव में 20% से कुछ कम वोट मिला था, इस बार उसको 35% से ज्यादा वोट मिला है कुल पड़े वोटों का, और उसे 15.43% मतों का लाभ हुआ है, जो कुल वोट कास्ट हुआ उसका। केरल केरल में पार्टी केवल एक सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में लगभग 3.5% से ज्यादा का उछाल आया है। 3.68% का ज्यादा वोट शेयर बीजेपी ने गेन किया है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में तो खैर यूं भी कह सकते हैं कि टीडीपी के साथ गठबंधन हुआ तो उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो जहां उसके पास 1% भी वोट नहीं था, वो बढ़कर के 11.28% हो गया। 10.3% का लाभ उसको आंध्र प्रदेश में हुआ, और वो बहुत कम सीट पे लड़ी थी। मेरे ख्याल से 6 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, जिसमें से वो 3 पर जीती, बाकी 3 हार गई। मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि टीडीपी उसको मजबूत सीटें बीजेपी को नहीं देने वाली है, तो जो सीटें उसको मिली वो उतनी मजबूत नहीं थी, टफ सीटें थी, तो वो आधी सीटें हार गई। अब जो दो राज्य चौंकाते हैं वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अभी हाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव में अगर उस दृष्टि से देखा जाए और जिस तरीके से ये राज्य क्रम से एक दूसरे के बगल में हैं, तो उसके हिसाब से राजस्थान में भी कुछ ना कुछ वोट शेयर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वहां पर घटा, और थोड़ा बहुत नहीं घटा, पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा करीब करीब 10% घटा। अब आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिला था, और इस बार बढ़कर के वो वोट हो गया 19.27%, माफ कीजिए 59.27%, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा में 1.27% अधिक है। और छत्तीसगढ़ में उसको लगभग 2% का लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार लगभग 50%, 50.5% का वोट शेयर उसने हासिल किया था, और इस बार उसको 52.65% वोट मिला है। तो वो राज्य जहां बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छी सीटें निकाली थी, उनमें उत्तर प्रदेश था, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ थे। इनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन गिरा है, और सभी राज्यों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 1.25 से लेकर के 9.83% की कमी है। आप सोचिए कि अगर इसी राजस्थान में बीजेपी ने अपना पिछला वोट शेयर हासिल कर लिया होता तो राजस्थान की सारी सीटें बीजेपी के हाथ होती। उत्तर प्रदेश में अगर पिछला वोट शेयर हासिल कर लिया होता तो इस बार बीजेपी के हाथ में कम से कम 74 से 75 सीट होती। गुजरात में भी अगर पिछला प्रदर्शन दोहरा दिया होता तो सारी 26 सीटें उसके हाथ होती। कर्नाटक में पिछले प्रदर्शन के आसपास अगर रहे होते तो इस बार फिर से 24 से 26 सीट जीतने में कामयाब होते। और बिहार में भी अगर पिछला प्रदर्शन वोट शेयर के मामले में होता तो शायद जो एनडीए ने पिछले बार 39 सीटें जीती थी, इस बार भी 38 या 39 सीटें जीतने में वो कामयाब होती। कितना बड़ा फर्क पड़ता। यूपी से कम 40 सीटों का लाभ होता, अकेले यूपी से। राजस्थान से कम 8 सीटों का लाभ होता, न्यूनतम होता तो ज्यादा का, लेकिन न्यूनतम 8 का लाभ होता। गुजरात से भी 1 सीट बढ़ जाती। महाराष्ट्र अपने पिछले प्रदर्शन से भी आगे निकल सकता था। यद्यपि महाराष्ट्र में मैं मानता हूं कि वहां पर शिवसेना में जो बंटवारा हुआ वो बड़ा कारक बना, और तो अलग अलग फैक्शन का अलग अलग गठबंधनों में जाना वो भी एक कारण बना। कर्नाटक में आपकी 7 सीट कम हो गई, वो आपको अगर मिल गई होती
और बिहार में जो आपकी लगभग 7 सीटें कम हुई हैं, 7 क्यों बल्कि 9 सीट कम हुई है, तो वहां पर आपको 9 नहीं तो कम से कम 8 और सीटें मिलने की संभावना थी। तो आप जोड़ लीजिए 40 उत्तर प्रदेश की, 8 राजस्थान की, 1 गुजरात की, 49 हो गई। महाराष्ट्र में को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कर्नाटक से आपको 6 सीटें 7 सीटें और मिल जाती, 6 मान लीजिए और मिल जाती, तो 55 हो गई। और बिहार से आपको 8 सीट और मिल जाती तो 63 सीट। यानी कि जो आपका आंकड़ा अभी आया है वो केवल इन्हीं राज्यों में अच्छे प्रदर्शन से वही 303 पर पहुंच जाता, जबकि मैं महाराष्ट्र को इससे अलग करके चल रहा हूं। और अगर महाराष्ट्र में आपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा दिया होता तो ये संख्या बढ़ करके 320 से 325 के बीच होती। मुझे जो लगता है, जिस तरीके से अब आरएसएस के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके की निष्क्रियता दिखाई पड़ी, अब आप कहेंगे कि निष्क्रियता दिखाई पड़ी तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्यों ऐसा हुआ, तो उसका कारण ये है कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, ये सूचनाएं लगातार आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां पर हजारों मीटिंगें आरएसएस के लोगों ने की बीजेपी को जिताने के लिए। छत्तीसगढ़ भी उससे प्रभावित रहता है तो छत्तीसगढ़ में भी की होंगी, छत्तीसगढ़ के विषय में तो नहीं सुना है, लेकिन मध्य प्रदेश के विषय में कोई तो 1 लाख के ऊपर संख्या बता रहा था कि 1 लाख से ज्यादा छोटी छोटी मीटिंगें आरएसएस ने अलग अलग गांवों में करी। और उसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में न केवल वोट शेयर बढ़ा, बल्कि पिछली बार से 1 सीट भी ज्यादा आई। और बड़े राज्यों में शायद इकलौता राज्य है मध्य प्रदेश जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। छोटे छोटे राज्य तो बहुत है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ऐसे बहुत सारे, दिल्ली है, लेकिन बड़े राज्यों में जहां 20 सीटें या उसके आसपास की या उससे ऊपर की सीटें हैं, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो जहां आरएसएस ने ताकत झोंकी, कोशिश की, वहां पर प्रदर्शन सुधरा, पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा अच्छा हुआ। अब ये सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच में, राजस्थान, इन सब के बीच में बसा हुआ है, वहां तो प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो आसपास के सारे राज्य हैं वहां पर आपका प्रदर्शन खराब होता है। तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक संदेह होता है कि शायद आरएसएस ने पहले से विचार बना लिया था कि सत्ता के आसपास पहुंचने की स्थिति बनानी है, लेकिन स्थिति वो बनानी है जिसमें कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सके, या जहां पर स्थिति ऐसी बन जाए कि कुछ सहयोगी दल नरेंद्र मोदी के नाम पर हाँ ना करें, मतलब तैयार ना हो। लेकिन मोदी तो मोदी है, मोदी ने भी अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग किया और 240 सीटें अकेले बीजेपी के पक्ष में लाने में वो कामयाब रहे, जबकि पूरा एनडीए मिला करके 293 लेकर के आया। बाद में 10 लोगों ने और समर्थन दे दिया, तो 303 लोगों के, मतलब 303 सांसदों के, लोकसभा सांसदों के समर्थन से सरकार बनी है। अब मुझे लगता है कि आरएसएस शायद अपनी भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि वो जो चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनने पाए, वो शायद उसमें कामयाब नहीं हुआ। आगे आरएसएस और बीजेपी के बीच में किस तरह के संबंध रहते हैं, कैसे क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आरएसएस के नेता से मतलब उनके जो प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं और आरएसएस के मैगजीन और मुखपत्र कर रहे हैं, उसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि एक नैरेटिव तैयार होगा और नैरेटिव से ही चुनाव जीते और हारे जाते हैं, ये सभी जानते हैं। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस कानपुर वार्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।